आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? तो कल हम लोगों ने शुरू किया था बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो कल अपना पहला लेक्चर था जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि वेक्टर्स को हम लोग एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, और इसको स्प्लिट करने को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, उसको जब हम लोग रिजॉल्व कर रहे थे, जो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा था उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर। उसके बाद मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में बताया था आपको कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो किसी वेक्टर का वो कंपोनेंट होता है जो एक्स, वाई और जेड के लॉन्ग होता है। ठीक है, इसके अलावे मैंने आपको 4 केसेस बताए थे और कहा था 1 बाय 1 हम लोग करके देखेंगे। फिर मैंने लिखवाया था कि ये 4 केस कैसे बनाया था हमने इसमें दिखाया था, आपको बोला था कि वेक्टर्स हम लोग एक बार प्लेन में लेंगे और एक बार वेक्टर स्पेस में लेंगे। तो एक स्टूडेंट ने पूछा मेरे से डाउट कि वेक्टर को स्पेस में कहने का क्या मतलब हुआ। देखो, प्लेन में बार बार बोल रहा हूं ना, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड पे आपका सिर्फ 2 एक्सिस ड्रॉ किया जा सकता है। कौन कौन सा? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये एक प्लेन हो गया बच्चों। ये क्या है? एक प्लेन है। ये एक एरिया है, एक प्लेन है जिसमें आप चाहो तो वेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। तो अब ये जो वेक्टर ड्रॉ हो गया, तो ये आपका हो गया वेक्टर कहां पे? प्लेन में। और ये मान लो जो तुम लोग की तरफ आ रहा है, दिस इज जेड एक्सिस। जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर है? और अगर कोई वेक्टर इस प्लेन के बजाय इस तरीके से हो बीच में कहीं, और ये आपका जेड एक्सिस है, तो ये वेक्टर जो है ना एक्स वाई प्लेन में है, ना एक्स जेड प्लेन में है, ना वाई जेड प्लेन, ये बीच में है। रूम में, जैसे रूम में तुम बैठे हो तो रूम में बीच में कहीं कोई एक आप एरो ड्रॉ कर दोगे तो वो कहलाएगा स्पेस में, यानी 3 डायमेंशनल। उसके तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे जो आगे चल के हम लोग देखेंगे, तो उसको स्पेस बोलते हैं। फिलहाल कल हमने केस नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू किया था। केस नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मान लो ये वेक्टर है और ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि वेक्टर इज गिवन, theta is given and we have to find the component along x axis and y axis। तो इसमें मैंने क्या सिखाया था आपको? तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप यहां पे सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ। यहां पे ट्रायंगल बनाओ जिसमें एक वेक्टर जो होना चाहिए वो x एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया था? ax। और दूसरा वेक्टर होना चाहिए y एक्सिस के पैरेलल, जिसका नाम हमने रख दिया था ay। और हमने ये कहा था कि ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है ना? और ये a वेक्टर खुद जो होगा वो इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट। फिर हमने यहां पे थीटा रख दिया था और ax की वैल्यू में पहले में हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला था। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किए थे हम लोग? ये अगर a है और ये थीटा है बच्चों, तो इसका आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा a cos थीटा। और ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस का डायरेक्शन इसको शो करने के लिए हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? I से। तो ऑटोमेटिकली ax जो होगा वो आपका होगा a cos थीटा I। इन सेम मैनर ay जो था अपना वो क्या था बच्चों? a sin थीटा इंटू जे। ये कोई बहुत मुश्किल तो था नहीं। साइन करोगे तो दिस अपॉन दिस, कॉस करोगे तो दिस अपॉन दिस। एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा मेरे से कि सर ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा कहां से आ रहा है? तो बच्चों ये बहुत सिंपल है। ये साइन थीटा और कॉस थीटा आपका नॉर्मल आपका ट्रिगोनोमेट्री से आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट हमने निकाला, इसको हम लोग और अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों? तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिससे कि आप कंपोनेंट को स्प्लिट करना सीख जाओगे, वेक्टर को स्प्लिट करना सीख जाओगे इनटू कंपोनेंट्स। तो देखो कैसे क्या करना है। सबसे पहले
इस एग्जाम्पल को देखते हैं, एकदम इत्मीनान से देखते जाओ और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि करना क्या है बच्चों। मान लो ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस के बीच में ये आपका वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से, ये वेक्टर दिया हुआ है f, क्लियर। और ये एंगल दिया हुआ है बच्चों 60 डिग्री, जो हमारा कल के फर्स्ट एग्जांपल में था भी, और इसको हम लोग यूज भी करेंगे। तो ये एंगल 60 डिग्री है और फोर्स का वैल्यू है 20 न्यूटन, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 20 न्यूटन। तो मेरे को इसके दोनों कंपोनेंट्स को लिखने हैं, तो कितना सिंपल है। देखो x एक्सिस के साथ 60 एंगल बना रहा है, तो फटाफट तुम ट्रायंगल बना सकते हो इस तरीके से कि ये एक हो गया fx एंड दिस इज fy, कितना आराम से बन गया। और फिर अभी हमने कुछ देर पहले ही लिखा था, तो fx इज इक्वल टू f cos 60, जो बेस वाला है वो cos में आएगा, i इंटू क्या लिख दोगे i, f की वैल्यू कितनी है 20 और cos 60 हो गया 1/2 i इंटू i, ये हो गया आपका 10i न्यूटन। अब तुम ये एरो देख के चौक मत जाना, मैंने पहले ही बोला है आई के ऊपर कैप और एरो दोनों चलता है। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया बच्चों? 20 इंटू हाफ इंटू आई, तो दिस इज 10i। इसका y कंपोनेंट कितना होगा? तो देखो y कंपोनेंट कितना होगा। y कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट में cos है, तो y आपका यहां परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो जो परपेंडिकुलर का काम करे उसका साइन होता है। तो सीधी सी बात हो गई f sin 60, और ये कोई याद करने वाली बात नहीं है, वो पिछले लेक्चर में हमने देख रखा है। तो f sin 60 इंटू j, दोस्तों यहां पे ये आ गया आपका 20, sin 60 हो गया √3/2 इंटू j, ओके। तो फाइनली ये 2 से कैंसिल हो गया, sin 60 √3/j होता है, तो ये हो जाएगा 10√3 न्यूटन, j छूट गया, 10√3 j क्यों लिख रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा ना तुम्हें? j डायरेक्शन दिखा रहा है इस फोर्स का, I इस फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है x के लॉन्ग। तो इस तरीके से फोर्स के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों मिल गए आपको, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब तुम्हें ऐसा है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एंगल आपका x एक्सिस से ही दिया हुआ रहे। अभी एक और हम लोग करके देखते हैं। मान लो कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी, ये आप पहले मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, और इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर होता है, इसकी जो वेलोसिटी है ये y एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और पार्टिकल की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे हमने वहां 20 न्यूटन लिया था फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है। तो तुम्हें कहा जा रहा है कि फाइंड component of velocity along y axis and x axis। तो वेलोसिटी की कंपोनेंट निकालना है अपने को किस किस एक्सिस के along y axis and x axis। तो फिर फटाफट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तुरंत ही यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल बन जाए। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा बच्चों, वो देखो आप। जैसे देखो यहाँ पे fx और fy हुआ, ठीक इस तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा ये और दूसरा आएगा ये। तो ये एक कंपोनेंट हो गया y के लंब। देखो दोनों ट्रायंगल में फर्क आया ना, यहाँ बेस का काम x कर रहा था, यहाँ बेस का काम y कर रहा है, और परपेंडिकुलर का काम ये कर रहा है। तो इसको लिखेंगे vy और इसको लिखेंगे vx। ये इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब तुम हमेशा ये याद मत कर लो कि x एक्सिस वाला cos लेना है और y एक्सिस वाला sin लेना है। अब जरा खुद तुम देखो
कि यहां पे साइन किस में आने वाला है, कॉस, क्योंकि बेस का काम कर रहा है कौन, वी वाई। तो इस ट्रायंगल में अगर तुम लिखोगे, अब इसके आंसर को लिखते हैं हम लोग, तो इसका कंपोनेंट अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग यहां पे। सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे साइन 37। तो साइन 37 जैसे ही करोगे बच्चों, तो साइन 37, तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये इसमें परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिकली वी एक्स अपॉन दिस होल थिंग वी, इस ट्राइंगल में साइन थीटा करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो वी एक्स इक्वल्स टू वी साइन 37 डिग्री, है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर डायरेक्शन देना होगा तो v साइन 37 इंटू जे कर लेंगे, सॉरी आई कर लेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो v कितना है आपका, तो v हो गया 20, साइन 37 की वैल्यू याद करो बच्चों 3/5 इंटू आई, ये कैंसिल हो गया, तो ये 12 आई मीटर पर सेकेंड। अब एक बात गौर करना, ये x कंपोनेंट है, लेकिन यहां पे क्या निकल के आ रहा है, साइन, और यहां पे x में क्या आया, cos। तो साइन और cos, इसका मतलब रट नहीं लेना है कि किसी इसका साइन होगा उसका cos, किसी का कुछ भी हो सकता है। और मैं अभी एक ट्रिक भी बता दूंगा, उससे आपका काम बन जाएगा। अगर वी वाई निकालना होगा अपने को यहां पे, तो वी वाई कैसे निकालेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर एक साइन हो रहा है ना भाई, तो दूसरा कॉस होगा ही होगा। नहीं भरोसा है तुम्हें, तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम लिख ही लेते हैं cos 37। तो इस एंगल के लिए cos 37 करोगे, तो ये बेस आपका कौन है, वी वाई, तो वी वाई अपॉन वी, तो ऑटोमेटिकली वी वाई इक्वल टू वी cos 37, ठीक है। अब एरो लगा दो दोनों पे, तो वी वाई इक्वल्स टू वी cos 37 इंटू जे, जैसे यहां हमने आई कर दिया, यहां हम क्या कर देंगे, जे, और v की वैल्यू कितनी होगी 20, cos 37 4/5 इंटू जे 16j, तो वी वाई जो अपना आ गया 16j। तो देखो वी एक्स अपना है 12i और वी वाई है 16j मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, 12i मीटर पर सेकेंड एंड 16j मीटर पर सेकेंड। अब कहोगे वो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक सुनो क्या है, तुम्हें ये हमेशा काम देगा। मान लो कि जब भी वेक्टर प्लेन में दिया हुआ रहेगा x और y के बीच में, तो किसी एक के साथ तो एंगल बना रहा होगा, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा, याद रखना से एकदम पक्के तौर पे याद रखना, जिसके साथ वो एंगल बनाएगा उसके साथ लेना है अपने को cos, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साइन। एक हो जाएगा cos, तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन। तो खुद सोचो कौन cos हुआ यहां पे, जैसे आप मान लो ये 60 डिग्री है, किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, तो cos हो गया आपका, ठीक है, देखो cos हो गया, और दूसरा fy ऑटोमेटिकली क्या हो गया, साइन। फिर यहां पे देखो ये आपका वेलोसिटी है, ये किसके साथ एंगल बना रहा है, y के साथ, तो y के साथ देखो cos आया, और दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, साइन। सीधी सी बात है, जिसके साथ एंगल बनाएगा, चाहे वो x हो चाहे इस केस में y के साथ हो, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ cos, और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे तुमको क्या कर देना है, साइन। क्लियर है, ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगा। अब बाकी आई जे से तो मल्टीप्लाई कर ही दोगे डायरेक्शन देख के। तो इस तरीके से बच्चों कैलकुलेट करते हैं। अभी और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, अभी दो नहीं बल्कि 6-7 देखेंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अब अगर वेक्टर, अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ था, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वेक्टर आपका इस क्वाड्रेंट में दिया हुआ हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मान लो कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर सी, ऐसे कोई वेक्टर मान लेते हैं,
अब ये वेक्टर C नेगेटिव एक्स एक्सिस से 53 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री। और C का मैग्नीट्यूड जो है, C का मैग्नीट्यूड, दिस इज गिवन यू 10। कोई भी यूनिट मान लो, फोर्स मानना है तो 10 न्यूटन मान लेते हैं। कोई भी वेक्टर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। तो इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अभी बिगिनिंग में क्या करना है तुम्हें? तो इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ ट्रायंगल। पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करो। तो भाई ये हो गया इसका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया आपका CX, ठीक है। बेस क्या हो गया? CX। उसके बाद और ये हो गया आपका CY। तो बेस CX एंड दिस इज CY। तो ऑटोमेटिकली CX कैसे निकालोगे? तो अभी आपको ट्रिक जो बताया वो यूज कर लेना है। जिसके साथ एंगल बनेगा वो हो गया cos और दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों? sin। तो देखो हम लोग टाइम बचाएंगे। CX इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? C cos 53। और एक बात गौर करना, डायरेक्शन देखो इस बार CX का किधर है? नेगेटिव x। तो नेगेटिव x को दिखाने के लिए -i का यूज करेंगे। अगर i पॉजिटिव x को दिखाता है, i एक यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव x को दिखाता है, तो -i जो पॉइंट करता है वो किधर करता है? नेगेटिव x में। अब वैल्यूज रखो यहां पे। तो CX, तो C की जगह क्या रख दोगे आप? 10। cos 53, cos 53 कितना हो गया आपका? तो cos 53 की वैल्यू आप याद करो, मैंने सब लिखवाया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री में। दिस इज 3/5। cos 53 हो गया आपका 3/5 इंटू -i। तो ये 5 से ये कट गया तो ऑटोमेटिकली ये हो गया आपका 6। अब चाहो तो माइनस आगे भी लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, -6i न्यूटन। तो बच्चों देखो कितना आराम से ये माइनस क्यों आया वो भी आपको समझ में आया। और फटाफट हमने अब कॉस कैसे कर लिया, तो क्योंकि हमने सीखा जिसके साथ एंगल बनेगा उसको हम लोग कॉस। तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा आपका? साइन। तो कोई पूछेगा CY, तो CY जो है ये हो जाएगा आपका C sin 53। ओके। और लेकिन इसका जो डायरेक्शन है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, स्टिल देखो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव y वाला है। तो डायरेक्शन है तो आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? J से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो कितना आराम से ये आ गया आपका। C की जगह फिर से लिखोगे 10 और sin 53 होता है 4/5 इंटू J। ओके। और यहां से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो 8J न्यूटन। तो ये देखो अगर आपका x के साथ ये cos में आया तो ऑटोमेटिकली y के साथ किस में आ रहा है? sin में आ रहा है। तो कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। और i j का तो चक्कर समझ ही रहे हो, नेगेटिव x है तो -i, पॉजिटिव y है तो j। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और तब देखते हैं। मान लो कि कोई वेक्टर है, ये नेगेटिव y, ये नेगेटिव x। वेक्टर ऐसे गिवन है, दिस इज वेक्टर D। ठीक है, कोई वेक्टर D मान लो। अब D का मैग्नीट्यूड कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। मान लो हमने मैग्नीट्यूड ले लिया 10√3। D का मैग्नीट्यूड कितना है? 10√3। और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? y के साथ। तो आपको पूछ रहा है कि इसके कंपोनेंट्स को बताओ। तो भाई सबसे पहले एक काम करो, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल कैसे बनाओगे? तो ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ये बन गया आपका, दिस इज dy, बेस का काम कर रहा है, ये dy एंड दिस इज dx। दिस इज dx। अब यहां पे देखो ये एंगल किसके साथ बना रहा है? ये एंगल बना रहा है बेस के साथ। तो सीधी सी बात है, बेस में कौन है? y।
तो y वाले में cos और दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा sin। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे dy वेक्टर फॉर्म में, d पे एरो लगा दो, तो dy कितना हो जाएगा बच्चों, तो dy हो जाएगा d cos 30। देखो y के साथ एंगल बन रहा है तो y के साथ होगा cos, तो d cos 30 और डायरेक्शन देख लो नेगेटिव y में, तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस j से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस j से। अब d की वैल्यू रखो, तो d की वैल्यू 10√3 और cos 30 हो जाएगा बच्चों √3/2 √3/2 इंटू माइनस j। तो भाई ऐसा है कि 2 से ये 10 5 टाइम्स कट गया, √3 इंटू √3 3, तो आपका ये हो गया 5 इंटू 3 15, तो -15j। दिस इज द आंसर, -15j। चलो उसके बाद अब बात करते हैं dx की। तो पहले ही बताया गया आपको कि अगर एक के साथ cos आपने कर लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, sin। तो दूसरा हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा बच्चों d sin 30 और डायरेक्शन इसका भी देखो नेगेटिव x। इस क्वाड्रेंट में तो दोनों ही नेगेटिव ही जा रहे हैं, तो इस क्वाड्रेंट में यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे, -i से। ठीक है बच्चों, और देखो d की वैल्यू देखो, d की वैल्यू दी गई है 10√3 और sin 30 होता है 1/2 इंटू -i। 2 से इसको कैंसिल करो तो ये कितना आ गया, ये माइनस आगे बढ़ा दो तो ये आ गया 5√3i। तो ये दोनों माइनस में क्यों आया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यू नो दैट कि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव आ रहा है। और एक ही चीज याद करना है कि जिसके साथ एंगल उसके साथ cos और दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा sin। ठीक है बच्चों, फटाफट लिखो। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में एक काम लोग और कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कर सकते हैं हम लोग काम, तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आप एकदम आराम से कर सकते हो। देख लो ये आपका रहा वेक्टर, ठीक है, ये कोई वेक्टर P है और ये एंगल बन रहा है 45, क्लियर, और इसका मैग्नीट्यूड है 6√2। तो इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो कितना इजी है, कंपोनेंट्स निकालने हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। फटाफट आप एरो ड्रॉ करो, मतलब कि तुम ट्रायंगल बना दो। देखो ट्रायंगल कितना आराम से ट्रायंगल बन जाता है। तो ये हो गया px एंड दिस इज py, दिस इज px एंड दिस इज py। px हो गया आपका पॉजिटिव x एक्सिस के लॉ और py हो गया आपका नेगेटिव y एक्सिस के लॉ। फिर एंगल 45 है तो बहुत आसान है, 45 एंगल है तो समझ ही लो किसको cos देना है, किसको sin देना है। तो एंगल किसके साथ बन रहा है, x के साथ, तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहां पे लिखेंगे px इक्वल्स टू p cos 45 इंटू i। डायरेक्शन तो ये देंगे और ये डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव i, दैट्स व्हाई मैंने यहां पॉजिटिव i लिख दिया। p के जगह क्या लिखोगे, 6√2 cos 45 हो गया 1/√2 इंटू i, तो √2 कैंसिल, ये हो गया 6i, तो px दोस्तों 6i। py कितना होगा, तो py के लिए क्या करोगे, तो py के लिए भी बहुत आसान काम है। py तो देखो ये cos होगा तो ये sin हो जाएगा, तो py हो जाएगा p sin 45, है ना, क्योंकि इसके साथ cos तो दूसरा sin और डायरेक्शन नेगेटिव y तो लिखेंगे -j। ठीक है, तो अब यहां पे देखो p के जगह आपने क्या लिख देना है, 6√2 इंटू 1/√2 इंटू -j, √2 कैंसिल, -6j, तो ये +6i ये -6j, x कंपोनेंट हो गया 6i और ये क्या हो गया -6j। क्लियर,
अब कुछ ना अलग सा एग्जांपल देखते हैं। अब देखना, मान लो कि कोई डायग्राम ऐसे दिया हुआ है। अब तुम चौंक जाओगे, लेकिन सही से हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे दिया हुआ है, कोई वेक्टर है जो इस तरीके से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और या यूं कह दो वाई के पैरेलल, यही वेक्टर ही ऐसा है, ये वेक्टर सी। तो ऐसा घबराने वाली बात तो है नहीं कि वेक्टर यहां से शुरू होके नहीं यहां से दिया, तो हम तो वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है। तो इसको देखने का दो नजरिया है, या तो तुम बोल लो एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रहा है, या वाई के साथ क्या कर रहा है, 0। तो आप पहले एक बार डिसीजन लो कि किसके साथ एंगल देखना चाहते हो। तो एक्स के साथ एंगल देखना चाहते हो तो आप एंगल ले लो 90। तो भाई अब सीधी सी बात है, सी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सी, अभी हमने सीखा जिसके साथ एंगल बनता है उसी के साथ हम लोग कॉस लेते हैं। तो सी कॉस 90 और इंटू आई, और तुम खुद जानते हो कि cos 90 क्या होता है, 0, यानी इसका x कंपोनेंट आ गया 0, मतलब x कंपोनेंट होगा ही नहीं। आ रही है बात समझ में? चलो y कंपोनेंट कितना होगा, तो लिखोगे cy। अब बच्चे कहां गलती करते हैं, सो देखो cy, अब लिखेंगे यहां c, तो x के साथ अगर तुमने cos लिया तो y के साथ लेना पड़ेगा sin। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, और तुमको बार बार तुम लोग सबको कंफ्यूजन होता है, ये पढ़ाने से हम लोगों को एक्सपीरियंस आता है कि बच्चे को कहां दिक्कत आती है। अब वहां ना यहां 90 लिखा, तो वो यहां 90 नहीं लिखेगा, वो बोलेगा सर ये y है। अब y के साथ हम लोग एंगल इसका देख लेंगे। बच्चे एक बात डिसाइड करो, जितना भी एग्जाम्पल तुमने देखा, तुम हर एक में देखो कि एंगल एक बार अगर x के साथ हो रहा है तो वही एंगल का cos भी लिखते हैं और वही एंगल का sin भी लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि cos 90 लिखे तो यहां sin लिखते समय आप sin 0 कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में कंफ्यूजन आ जाए कि y का मतलब y के साथ एंगल लेंगे। तुमको पहले ही डिसाइड करना है कि किसके साथ एंगल लेना है। तो जिसने x के साथ एंगल 90 लिया तो x के साथ अब cos लिखेगा और उसी एंगल का sin लिखना होगा। तो sin 90 और इंटू j, तो sin 90 कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब है सी वाई इक्वल्स टू पूरा का पूरा c इंटू जे। अब देखो इस कंफ्यूजन को मैं और दूर करता हूं। तो कंपोनेंट क्या हो गया, सी एक्स कंपोनेंट, सी का x कंपोनेंट हो गया 0, अब y कंपोनेंट पूरा का पूरा c हो गया। मान लो अगर c का मैग्नीट्यूड 20 होता तो आंसर हो जाता सी वाई इक्वल टू 20j। क्लियर है? अब अगर तुम में से किसी ने कहा होता कि सर हम x के साथ 90 के बजाय ये y के साथ 0 लिया हुआ है, तो हम उसके साथ काम करते हैं। तो जिसने y के साथ एंगल अगर देख लिया 0, तो अब दोनों साइन और कॉस में वो 0 0 ही पुट करेगा। लेकिन अब वो y के साथ अगर एंगल 0 देख रहा है तो वो लिखेगा अब सी वाई, एंगल किसके साथ देखना है, y के साथ। तो जिसके साथ एंगल दिखता है उसके साथ कॉस लेते हैं। तो सी वाई इक्वल टू सी कॉस 0, और सी एक्स जो हो जाएगा ऑटोमेटिकली सी साइन 0। आ रही है बात समझ में? ये वेक्टर c जो है y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। तो y के साथ 0 बना रहा है, तो जिसके साथ 0 बनाएगा उसके साथ लेंगे cos 0 बनाएगा, बोल रहे हैं। जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ cos, दूसरा क्या हो जाएगा sin। लेकिन दोनों में एंगल फिर सेम लोगे 0 0। जैसे यहां दोनों में 90 90, तुमको पहले फैसला करना होगा कि किसके साथ एंगल देखना है। जिसके साथ एंगल देखना है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बार जब एंगल डिसाइड हो गया तो उसी एंगल का कॉस भी देखना है और उसी एंगल का साइन भी। अगर एंगल तुमने एक्स के साथ देखा है तो ऑटोमेटिकली एक्स में कॉस लिखेंगे और वाई में साइन लिखेंगे, लेकिन एंगल दोनों जगह सेम। इसी तरीके से अगर तुमने एंगल y के साथ देखना है तो ठीक है, देख लो 0 0, लेकिन दोनों वक्त साइन, दोनों एंगल सेम ही होगा। बस बात वही है कि एंगल तुम y के साथ देखोगे तो y वाले में cos रहेगा, इसमें तो देखो, लेकिन आंसर सेम आएगा। तुम कैसे देखो, सी वाई इक्वल टू सी कॉस 0 इंटू जे करेंगे ऊपर का डायरेक्शन, तो cos 0 क्या होता है 1। तो देखो ऑटोमेटिकली सी जे आया कि नहीं आया, और c के जगह 20j।
तो देखो चाहे ऊपर वाले का भी cy का वैल्यू क्या आया था 20j, तुम्हारा भी cy का वैल्यू कितना आ रहा है 20j, और cx तो c sin 0, और sin 0 के बारे में आपको पता है कि sin 0 0 होता है, तो 0 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे दिस विल बी इक्वल टू 0। तो देखो यहां भी cx 0, यहां भी cx 0, तो ये कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अब इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि काम ही खत्म हो जाएगा। देखो क्या करना है, इतना झंझट ही नहीं लेना है। आज से एक ट्रिक याद रखना इसको सॉल्व करने का। देखो अगर वेक्टर दो एक्सिस के बीच में हो, जैसा कि ये या इसके पहले वाले एग्जांपल, तो आपको दो कंपोनेंट्स मिल रहे थे, लेकिन अगर वेक्टर किसी एक्सिस के पैरेलल हो जाए, पैरेलल होने का मतलब ऑटोमेटिकली दूसरे से 90 का एंगल बनाएगा, तो उस केस में वेक्टर का सिर्फ एक कंपोनेंट आएगा, दूसरा जीरो होना ही होना है। और कौन सा कंपोनेंट जीरो होना है? तो जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होगा उधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, जैसा कि तुम देख रहे हो एक्स के साथ कंपोनेंट क्या आ रहा है, जीरो। अब y के साथ जिसके पैरेलल है उसके साथ पूरा का पूरा वेक्टर दे दो, जैसे कि देखो तुम देख सकते हो cy इक्वल्स टू सीधा 20g हो गया। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल और कर लेते हैं, तो उससे तुमको और क्लियर हो जाएगा। फटाफट वीडियो पॉज करो और लिखो इनको। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वेक्टर a जो है आपका वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो अब अगर इसका कोई बोलता है कंपोनेंट निकालने को, तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तुमको मैंने ट्रिक बता दिया है कि अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के पैरेलल हो तो सिर्फ वो कंपोनेंट ही उसका होगा और पूरा का पूरा वेक्टर ही होगा। तो ax बराबर तुम लिख सकते हो a इंटू आई, पूरा का पूरा वेक्टर, और ay हो गया आपका जीरो। आ रही है बात समझ में? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर c किधर हो गया, नेगेटिव y में। अब ये नेगेटिव y के पैरेलल है, तो कोई पूछेगा cx कितना, तो cx हो गया जीरो, जिसके पैरेलल है पूरा उसी को दे दो। और cy कितना, तो सीधी सी बात है cy डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पूरा मैग्नीट्यूड c और डायरेक्शन हो गया -j, तो -cj। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में जहां वेक्टर पूरा का पूरा आपका किसी एक्सिस के पैरेलल हो, तो वहां कंपोनेंट तोड़ने के लिए अपने को कोई कॉस साइन नहीं करना है। वेक्टर जिस एक्सिस के पैरेलल है पूरा उधर दे दो। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि अगर कोई वेक्टर प्लेन में दिया हुआ हो तो उसके कंपोनेंट्स कैसे तोड़े जाते हैं। ठीक है ना? बस एक लास्ट में मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। जिसके साथ एंगल रहेगा उसके साथ कॉस, दूसरा वाला साइन, और दोनों एंगल सेम ही लेना है। ये नहीं कि कॉस में कुछ और एंगल ले लोगे और साइन में कुछ और। ठीक है, तो चलो इसको राइट डाउन करो। अब हम लोग केस नंबर 2 पे चलेंगे। कर लिया आपने राइट डाउन? चलो अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो केस 2 में वेक्टर इज नॉट गिवन, उसके कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे और तुमको वहां से वेक्टर फॉर्म करना है। केस 1 में क्या था, वेक्टर दिया हुआ था, वेक्टर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट, और हमको क्या निकालना था बच्चों, कंपोनेंट। अब इसका ठीक रिवर्स मारते हैं कि कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और अपने को निकालना क्या है, वेक्टर। ठीक है ना? तो और ये प्लेन वाली बात चल रही है। कंपोनेंट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट्स आर गिवन और अपने को क्या निकालना है, वेक्टर। तो एक बात समझो, तुमको मैंने पहले भी बोला था कि वेक्टर्स जो होते हैं वो अपने कंपोनेंट्स के रिजल्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मान लो
एक एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर ए है जिसके दोनों कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। ax दिया हुआ है 6i, ओके, और ay दिया हुआ है 8j। उल्टा इस बार ये दोनों दिया हुआ है और पूछ रहा है वेक्टर बताओ। तो तुम तुरंत क्या करना, तुम कहना अच्छा ये इसके दोनों कंपोनेंट्स हैं ax और ay, तो कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का क्या होता है, रिजल्टेंट। तो आप ax प्लस ay को अगर ऐड कर दोगे तो आपको a मिल जाएगा। अब ऐड कैसे करेंगे वो तुम लोगों को पता ही है, एडिशन तुम लोग पहले से सीख चुके हैं। ये जो एडिशन होना चाहिए ये कैसा वेक्टोरियल एडिशन, और बहुत आराम से आप कर सकते हो। तो क्या करोगे बच्चों, तो सबसे पहले आप a के मैग्नीट्यूड को निकालोगे। किसी भी वेक्टर को निकालने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आप क्या करोगे, a का मैग्नीट्यूड, तो a रिजल्टेंट है इसका और इसका, तो ऑटोमेटिकली आप देखो ax जो है ये 6i, मतलब ये x एक्सिस के लॉन्ग होगा 6i, ठीक, और ay जो है आपका 8j, ये किधर होगा, y एक्सिस के लॉन्ग। तो 8j है ये y एक्सिस के लॉन्ग, ay इधर। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चे, 90 डिग्री। दोनों कंपोनेंट्स ax और ay के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो आप ये मान के चलो ना कि ये जो वेक्टर है ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। तो ऑटोमेटिकली a का जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab ax ay इंटू cos 90। आ रही बात समझ में। और ये cos 90, तो cos 90 तुम्हें पता है 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया। तो a इक्वल्स टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो a जो है वो ax स्क्वायर और ay स्क्वायर का अंडर रूट। तो ax कितना है, तो ax का मैग्नीट्यूड 6, ay का मैग्नीट्यूड 8। तो बहुत आराम से आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 10। तो इस तरीके से बच्चों अगर वेक्टर का कंपोनेंट दिया हुआ है तो आप उसके मैग्नीट्यूड को, ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। देखो कितना आ गया, 10। फिर तुम कहोगे कि सर इसका डायरेक्शन भी तो पता करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो पहले तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ये तो a का मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन ऑफ a, डायरेक्शन ऑफ a के लिए क्या करेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देख सुनना मेरी बात को। पहली बात देखो, पहले ये ध्यान दो कि वेक्टर a के जो कंपोनेंट्स हैं ये पॉजिटिव है दोनों या नेगेटिव है। तो यू कैन सी कि ये दोनों पॉजिटिव है, करने का मतलब है यहां कहीं माइनस आपको नहीं दिख रहा है। तो अब एक बात याद करो, अभी कुछ देर पहले ही हमने कंपोनेंट तोड़ना सीखा था। अगर इसके दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, दिमाग पे जोर डालो बच्चों। अगर ये दोनों कंपोनेंट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वेक्टर जो होना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले वेक्टर बनाओ। तो देखो ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वेक्टर इसी क्वाड्रेंट में होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट इसका पॉजिटिव है। तो चलो वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर का नाम हो गया ए, क्लियर। ट्राइंगल बना लेते हैं, बिना ट्राइंगल बनाए तो काम नहीं हो पाएगा अपना। ये हो गया ए एक्स और ये हो गया ए वाई, ठीक। और ये अगर एंगल अल्फा अपने को पता चल जाए, ठीक है ना, अल्फा थीटा जो लिखना लिख सकते हो। अगर ये एंगल पता लग गया तो हम बता सकते हैं कि हमारा वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे बना रहा है। तो सीधी सी बात है, ये एंगल निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि यहां तुमको तीनों चीज पता चल चुका है। ax तो गिवन था क्वेश्चन में 6, ay इज गिवन 8
और ए तो हमने निकाल ही रखा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे आसान रहेगा हमारे लिए tan अल्फा कर लेना। तो tan अल्फा करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बहुत, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये ऐसे ही, तो ऑटोमेटिकली tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। तो tan अल्फा हो गया आपका ए वाई अपॉन ए एक्स, एंड व्हाट इज ए वाई? तो ए वाई इज 8 अपॉन 6, दिस इज 4/3। तो tan अल्फा हो गया बच्चों 4/3, और तुम ट्रिगो में याद करो कि tan अल्फा 4/3 का मतलब ये हो गया कि अल्फा जो है आपका वो कितना डिग्री आ गया? 53 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर ए है ये आपका एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री। वो भी कौन सा एक्स एक्सिस से? पॉजिटिव। इस पे भी और एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि लिखा हुआ है ए पार्टिकल हैज वेलोसिटी, ठीक है, हैज वेलोसिटी v इक्वल्स टू, देखो ध्यान से देखना, हैज वेलोसिटी v इक्वल्स टू 12i माइनस 5j मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर कर रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो पार्टिकल की वेलोसिटी है 12i माइनस 5j। अभी तक तो तुम वेलोसिटी ये देखते थे, मान लो कभी हम लोग कोई कहीं देखे तो देखे 60 मीटर पर सेकेंड 20, ऐसा तो नहीं देखते थे तुम कभी। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है वेलोसिटी तो आपको घबरा नहीं जाना कि अरे यार ये क्या हो गया, आई जे समथिंग लाइक दैट। तो ये जो आपको लिखा हुआ है कि वेलोसिटी आपका 12i माइनस 5j है, तो आप वरी मत करो, ऐसा देखते के साथ समझ जाओ कि अच्छा ये बात है। तुम सबसे पहले वेलोसिटी यहां लिखो, जो जो कर रहा वही करते हैं। वेलोसिटी हमने लिख दिया, यहां लिख दिया 12i माइनस 5j। तुमको तुरंत समझना चाहिए कि ये वेलोसिटी के ना दोनों कंपोनेंट्स को दे दिया है। मतलब वेलोसिटी का ये है आपका vx कंपोनेंट, जो i के साथ होगा वो x कंपोनेंट होगा, प्लस और ये वाला जो है ये आपका इसका कौन सा कंपोनेंट हो गया? y कंपोनेंट। क्लियर? और ये माइनस 5j जो है दोस्तों, ये vy का रोल प्ले कर रहा होगा। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया? vx प्लस vy। तो चलो अब एक काम करते हैं। अभी हमने तुरंत सीखा था कि अगर वेलोसिटी या किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो वो कंपोनेंट जो होता है उसकी रिजल्टेंट को ही वेक्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब है vx और vy। तो vx और vy है तो दोनों का रिजल्टेंट निकालो। तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, अब प्लस जीरो तो अब लिख ही दिया करो। जीरो क्यों लिख दोगे बच्चे? क्योंकि चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आई जे के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। तो 2ab cos थीटा में cos 90 होगा तो खत्म ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली vx की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 12 का स्क्वायर, vy की जगह क्या लिख देंगे? 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया तुम्हारा 144 प्लस 25, दिस इज 169, और ये आपका आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आया कैलकुलेट होके बच्चों, वो कितना कैलकुलेट होके आया? 13 मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में? कितना आया बच्चों? 13 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, और अब तुम्हें ये फाइंड करना है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि इसने डायरेक्शन भी लिख दिया है कि डायरेक्शन बताओ वेलोसिटी की। तो डायरेक्शन किधर होगा? अच्छा, तुम में से कुछ लोग सोच रहा होगा
सर आपने यहाँ -5 क्यों नहीं लिखा? मैं बार बार बोल रहा हूं, वेक्टर के आगे माइनस उसके डायरेक्शन को दिखाता है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में सिर्फ तुम्हें किसको देखना है? 5 को, और यहां देखना है 12 को, और किसी चीज को नहीं देखना है। अब एक बात गौर करना कि x कंपोनेंट इसका प्लस है और y कंपोनेंट इसका माइनस है। इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट ही एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे आपका x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऐसे कहीं होगी, ठीक है। अब तभी तो इसका एक कंपोनेंट ये vx आ गया होगा और दूसरा कंपोनेंट कौन आ गया होगा? vy। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये एंगल को मान लो अल्फा, ठीक। अब उसके बाद फिर से तुम आराम से लिख सकते हो, तो लिख सकते हो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज vy अपॉन vx जो कि बेस है। फिर tan अल्फा vy की जगह क्या लिखोगे? अब फिर कुछ बच्चे -5 लिख देंगे। आपने माइनस से एक बात पता चल गई ना कि ये डायरेक्शन है। अगर ये प्लस रहता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे जा रहा होता, तो माइनस से सिर्फ पता चल जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में किधर जा रहा है। लेकिन जब बात आएगी वैल्यू रखने की तो आप 5 ही रखेंगे, तो vy की जगह रख देंगे 5 और vx की जगह रख देंगे 12, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू 5/12, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? tan इनवर्स, है ना। अब ये इनवर्स लिखने का तरीका मैंने तुमको बता रखा है तो tan इनवर्स और ऐसे लिख देंगे 5/12। तो ये आपका देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे फिजिक्स में क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे कि आईजे के फॉर्म में वेलोसिटी दी जाएगी, फोर्स आईजे के फॉर्म में दिया जाएगा, तो आप वहां से नेट वेक्टर पता करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इवन आप डायरेक्शन भी पता कर सकते हो। और ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है बच्चों। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हम लोग को ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आखिर कंपोनेंट्स को कैसे तोड़ते हैं। और कंपोनेंट से देखो, कंपोनेंट से वेक्टर बनाना तो बहुत आसान लगा होगा तुम्हें, कुछ नहीं करना है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है। तो रियलिटी में अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं कंपोनेंट तोड़ने वाला। थोड़ा देखना, ये आपको न्यूटन्स लॉ में आएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। लेकिन हम लोग यहां पे अगर कंपोनेंट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इस पे अप्लाई करके देखते हैं। बच्चों ये जो सरफेस देख रहे हो ना, इसको ना इंक्लाइंड सरफेस बोलते हैं, इंक्लाइंड सरफेस। कौन सा सरफेस बोलते हैं बच्चों? इंक्लाइंड। जैसे मान लो नॉर्मल इस तरीके से है सरफेस, ऐसे ये धरती का नॉर्मल सरफेस हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं इसको, जो समतल जमीन हो गया। अब यही अगर थोड़ा टेढ़ा हो जाए ना, ऐसे, है ना, ऐसे, तो ये क्या हो गया? इंक्लाइंड। तो बस सीढ़ी समझते हो ना, सीढ़ी, तो बस वही है ये। इसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स रख दो, ठीक, ये एंगल है थीटा, ठीक है बच्चों। और इस पे एक फोर्स लग रहा है mg। अब ये mg क्या है, कैसे लग रहा है, ये तुमको नहीं समझना है, ये अभी दिमाग में नहीं डालना है। आप ये बस कंपोनेंट वाला जो यहां पे है उस पे ध्यान देना, ये मत सोचना कि mg कहां से लगा। बस आप समझो कि एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है mg। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। और एक फोर्स लग रहा है इधर नॉर्मल। अब ये भी दिमाग नहीं लगाना कि नॉर्मल क्या हुआ, बस समझ लो कि एक फोर्स का नाम है mg और दूसरे फोर्स का नाम है नॉर्मल। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे चल के आपको बहुत काम आएगा ये। तो चूंकि कंपोनेंट से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई मैं यहां आपको बता रहा हूं। और ये जो लाइन है जो इंक्लाइन के लॉन्ग है, आप एक काम करो, इस लाइन को आप मान लो एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। तो ये आपका हो गया मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मर्जी है हमारी, ऊपर ही मान सकते हैं, नीचे भी। एक्सिस में पॉजिटिव किधर मानना है, नेगेटिव किधर मानना है, एक्सिस किधर मानना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एकदम आपकी मर्जी है। आप नॉर्मली एक्स ऐसे मान रहे थे, आज मेरे को एक्स ऐसे मानने का है।
तो हमने एक्स एक्सिस ऐसे मान लिया, इसको पॉजिटिव एक्स बोला, इसको नेगेटिव एक्स। ठीक इसी तरीके से वाई एक्सिस भी मान लिया हमने। बस ये ध्यान रखना है कि अगर एक्स एक्सिस ऐसे है तो वाई इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब हमें कहा जा रहा है कि इस नॉर्मल का और इस mg का कंपोनेंट लिखो इस एक्सिस सिस्टम के हिसाब से, यानी इस नॉर्मल और इस mg का कंपोनेंट अपने को लिखना है इस एक्सिस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से। तो देखो, नॉर्मल को लेके तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, नॉर्मल पूरा का पूरा y एक्सिस के लॉन्ग है कि नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि कोई वेक्टर अगर y एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका दूसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल के केस में nx बराबर क्या लिख दोगे? जीरो। क्लियर? nx होगा ही नहीं, नॉर्मल nx का मतलब नॉर्मल का x कंपोनेंट। और जहां तक रही बात नॉर्मल के y कंपोनेंट की, तो उसमें तो नॉर्मल खुद ही पूरा का पूरा है, तो ny बराबर लिख देंगे n इंटू जे। n मैग्नीट्यूड और j क्या हो गया? डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो ny इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। आ रही है बात समझ में? चलो अब mg, तो मेरे को मेन समझाना था mg को लेके कि अब इसमें क्या करेंगे। इसका तो कोई एंगल भी नहीं पता है, और ना ये x के लॉन्ग है ना y के लॉन्ग है, बीच में है, तो एंगल तो पता होना चाहिए। तो एंगल कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, तो आप क्या करोगे, आप इस लाइन को डॉट डॉट करके बढ़ा दो नीचे, तो आपको देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। एंड दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा। तो बताओ बच्चों ये एंगल कितना होगा? तो तुम्हें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। कितना होता है? 180। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल पक्का, तो बच्चों ये थीटा, ये 90, तो पक्का है कि ये होगा 90 माइनस थीटा। तभी तो अगर मान लो ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सबको ऐड करो तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, 90 90 180। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? तो 100% गारंटी है बच्चे, ये टोटल, ये देखो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो टोटल एंगल है 90, उसमें ये वाला अगर 90 माइनस थीटा है तो जो बचा हुआ एंगल है वो हो जाएगा थीटा। तो इसका मतलब है mg का एंगल मिल गया मेरे को नेगेटिव y के साथ। तो जिसके साथ एंगल बनाता है हमने सीखा है उसके साथ cos। तो इसका मतलब है mg का x कंपोनेंट, ऐसे लिख देंगे mgx, समझ गए ना? mg का x कंपोनेंट कितना हो गया? mg cos थीटा, सॉरी mg का y होगा ना भाई, क्योंकि ये एंगल जो थीटा बन रहा है किसके साथ बन रहा है? y के साथ। तो mg का y कंपोनेंट कितना हो गया बच्चों? mg cos थीटा, क्योंकि थीटा किसके साथ बना रहा है? y के साथ। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे mg के y कंपोनेंट को तो लिखेंगे mg cos थीटा, और ब्रैकेट में माइनस जे लिखना होगा। क्यों माइनस जे लिखना होगा? क्योंकि डायरेक्शन कौन सा वाला दे रहे हो? नेगेटिव y वाला। ठीक है? इस तरीके से mg का x कंपोनेंट कितना होगा? तो भाई ऐसा है कि एक अगर आ गया cos, तो दूसरा ऑटोमेटिकली sin, तो mg का x कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। क्लियर? अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर डायरेक्शन देना होगा, तो इसका एक कंपोनेंट आप खुद सोचो, इधर आ रहा है mg cos थीटा, तो mg sin थीटा इधर आ रहा है, क्योंकि इधर नेगेटिव y इधर नेगेटिव x उस क्वाड्रेंट में है, तो दोनों ही कंपोनेंट इसके नेगेटिव होंगे। तो ऑटोमेटिकली mgx इक्वल्स टू mg sin थीटा, और यहां लिख देंगे माइनस i। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से बच्चों एक आपको बस एग्जांपल दिखाया कि कंपोनेंट्स कैसे तोड़ना होता है, तो इसको एक दो बार रिवाइज कीजिएगा। और जहां तक रही बात लास्ट में जो सीखे तो कि कंपोनेंट से वेक्टर बनाना, तो बहुत आसान है,
कुछ नहीं करना। मैं फिर से एक बार शॉर्टकट बता दूं कि सीधी सी बात है, अगर कोई वेक्टर का कंपोनेंट दिया हुआ है a इक्वल्स टू ax प्लस ay, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। a का मैग्नीट्यूड के लिए आपको ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर कर देना है। अब ये प्लस माइनस रहे से फर्क नहीं पड़ता है, आप स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दो। प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा कि वेक्टर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है कि सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में, और एंगल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब जो बाकी जो दो केस बचा है वो बहुत छोटा है, तो कल 10 मिनट्स और लगेगा और कल हम लोग सीखेंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन। बहुत मस्त क्लास है, कल वाला देखेंगे। तब तक इतना बैठ के रिवाइज कीजिएगा इसको।